तो एबीपी गंगा का महाधिवेशन चल रहा है। हम इस वक्त देहरादून में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से और तमाम समीकरणों के लिहाज से उत्तराखंड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में, और विपक्ष के ही सेनापति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका महाधिवेशन में। धन्यवाद आपको मेरी तरफ से एबीपी गंगा के महाधिवेशन के सफल संचालन के लिए और सफलता के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, चुनौतियों से शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ, हार का सामना करना पड़ा, कोशिशें सबकी तरफ से हुई। अब आपको कमान मिली, उस हार के बाद एक अगली जीत दिलाने के लिए 2024 भी है, उसके बाद 2027 भी है। आपने कार्यभार संभाला, समीक्षा हो गई होगी, क्या लगता है कि क्या कारण रहे, चूक कहां पर हुई कांग्रेस से? सारी चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में दिख रही थी, चाहे वो पुलिस का पे ग्रेड का मामला हो, चाहे कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हों, चाहे गोल्डन कार्ड को लेकर हमारे रिटायर्ड कर्मचारी आंदोलनरत हों, चाहे आशाई कार्यकर्ता हों, सभी लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, कुंभ में कोविड जांच के नाम पर जो घोटाला हुआ वो सामने था, तीन मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। कारण अनेक हैं, एक कारण नहीं है। हम सही तरीके से फसल नहीं काट पाए और मुझे लगता है कि हम सब यूनाइटेडली अगर उस काम को करते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। हमसे गलतियां हुई हैं और उनको सुधार के हम आगे का रास्ता तय करेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी गलतियां सरकार कर रही थी और उससे जनता में नाराज़गी बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप इस पर ही ज़्यादा फोकस रह गए कि सरकार जो गलतियां कर रही है उससे जनता हमारे पक्ष में आ गई, आपकी तरफ से जो मजबूती दिखानी थी उस मजबूती में कमी रह गई? मैं ये कहूँगा कि हम सच नहीं बेच पाए और बीजेपी झूठ बेचने में कामयाब रही। अगर आप देखें कि पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल से जो नाराज़ी थी उसमें दूसरे को लाया गया, लोग पुराना भूल गए। ये हिंदुस्तान की कमी है कि हमारी याददाश्त कम रहती है, हम चीज़ें याद नहीं रखते। दूसरे ने फटी जीन्स से लेके अमेरिका की गुलामी तक कई किस्म की ऐसी बातें की जिससे 4 महीने में उनको हटा दिया गया, लोग उसको भी भूल गए, एक नए व्यक्ति को लाया गया। तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है सर, जिसमें किसी को भी डाल दो वो रिन की सफ़ेदी के साथ बाहर निकलता है। वो कितना भी बड़ा काम कर ले, एक नया चेहरा सामने ले आते हैं, जनता सब भूल जाती है। तो ये कई कारण हैं और मैं मान रहा हूँ इस बात को, एज ए संगठन हम लोग अपने सच को नहीं बेच पाए और वही कमी सबसे बड़ी मुझे दिखाई दी। बिल्कुल, पूरे प्रदेश को तो आपको संभालना ही है, आगे पार्टी को ही मजबूत करना है, लेकिन रानीखेत में क्या हुआ? आपने बड़े दिग्गज नेता को 2 बार हराया, रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन एक नया चेहरा आया और वहां पर समीकरण आपके भी गड़बड़ हो गए। क्या हुआ रानीखेत में? सरकार से विपक्ष के साथियों को किसी भी तरीका का सहयोग नहीं मिलता इस राज्य में। जो हमारे हक थे, जहां बीजेपी के विधायकों को अनेकों रोड दी जा रही थी, अन्य चीज़ें की जा रही थी, वहीं हम लोगों के यहाँ काम नहीं हो रहे थे। मजबूरीवश क्योंकि ज़बान दी थी, 97 रोडें काटी जीपे बिल मार्ग, और पर्वतीय क्षेत्रों में रोड काटने का आप मतलब समझ सकते हैं, 97 रोडें काटी। उसके बाद भी मैं चुनाव हारा हूँ, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की मुझे भी ज़रूरत थी और मैंने देखा इस बात को कि मैं बड़े कामों में लगा रहा। कार्यकर्ताओं को जो छोटे काम देख के संतुष्ट किया जाता है वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा फोकस था जैसे 50 लाख रुपए देके ऑक्सीजन प्लांट लगाना, क्योंकि जब सरकार ने मेरी विधानसभा में काम नहीं किया तो मैंने आगे बढ़ के 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में लगाया। मैंने 42 लाख रुपए की हाईटेक एम्बुलेंस देने का काम किया। मैंने 97 सड़कें काटी, मैंने ट्यूबवेल्स लगाए, मैंने अपनी विधानसभा में विधायक निधि से पंपिंग योजना बनाई जो आज तक शायद ही किसी विधायक ने बनाई होगी। मैं पहला विधायक हूँ उत्तराखंड का जिसने पर्वतीय क्षेत्र में विधायक निधि से ट्यूबवेल लगाए। लेकिन जनता को या कार्यकर्ताओं को ये लगा, जो 1 लाख के खड़ंजे और सीसी से खुश होते हैं, उनको लगा कि हमको काम नहीं मिला। वही मेरे से चूक हुई, मैं ये मानता हूँ। तो उन लोगों से निराश हैं, नाराज़ हैं? मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सेवक के रूप में आया और सेवा भाव से किया, और मुझे खुशी है कि आज जब मैं हार गया हूँ, आज वहाँ से लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और हम इन कामों का आंकलन नहीं कर पाए। और
देखिए जीत हार नहीं होती, लीडर बनना इम्पोर्टेंट होता है। विधायक कोई भी बन सकता है, सांसद कोई भी बन सकता है, मंत्री मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, लेकिन लोहिया कोई एक ही बनता है। और मेरा लक्ष्य लीडर बनना है, मेरा लक्ष्य कोई पद में बैठना नहीं है। बिल्कुल। अब बात करते हैं, दूसरी सरकार का गठन हो गया, 100 दिन बीतने को हैं, 1-2 दिन बाद 100 दिन पूरे हो जाएंगे। जो भी विज़न है उत्तराखंड का, वो विज़न चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका मिलकर ही एक विज़न बनता है। सभी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे आप हो चाहे सत्ता पक्ष हो। 100 दिन के कामकाज को लेकर क्या रिव्यू हो आपका, किस तरीके से सरकार काम कर रही है? देखिए, एक प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता हूँ। 100 दिन के रिव्यू में अगर यहाँ पर को मदन कौशिक जी होते तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यही बताया गया था कि डिबेट में वो साथ रहेंगे, और वो पीठ दिखा के भाग गए। अब पीठ पीछे मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो वो भी बुरा लगेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, 100 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। हमारा सबसे बड़ा जो चेहरा दुनिया को दिखाई देता था, पूरे देश को दिखाई देता था, वो हमारी चारधाम यात्रा थी, जिसमें सारे पिलग्रिम्स आते थे, लोग चारधाम की यात्रा करते थे और उत्तराखंड को समझ के जानकर और यहाँ की तारीफ करते हुए जाते थे। अभी तक का राज्य बनने के बाद जो सबसे बड़ा आंकड़ा मृत्यु दर का है वो 106 या 7 है। हम 50 दिन के अंदर 200 ज़्यादा कैजुअल्टीज़ देख चुके हैं। मैं पौड़ी से अपना दौरा ख़त्म करके, बल्कि 20 दौरे में से चारधाम यात्रा के, जब मैं गया देखने के लिए क्या तैयारियां हैं, मैंने आके देहरादून में प्रेस की। मैंने उस दिन ये कहा था कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स आएंगे। जिस तरीके से लेह लद्दाख में ऑक्सीजन के पॉलर्स लगे हैं, उसी तरीके से हमको केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारे जो चारधाम हैं उनमें लगाने चाहिए, ताकि जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ दर्शनार्थी जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो तो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। लेकिन सरकार के मंत्री मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा था ऑक्सीजन प्रो जोन्स बन गई हैं, परमानेंट स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, मोडू में सेंट्रीपिटल फोर्स का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मेरी मजाक उड़ाई गई। आज मुख्यमंत्री जी वहाँ कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये पहले हो जाता, ऑक्सीजन प्लांट्स पहले लग जाते, रोडों की जांच हो जाती कि भाई मोड़ के कर्व्स ठीक से बनाए गए नहीं। आज आप अगर गाड़ी लेके जाएं, एक मैदानी क्षेत्र का आदमी जब गाड़ी लेके जाता है, चौड़ी सड़क देख के वो स्पीड से भगाता है, और आप देखेंगे मोड़ में गाड़ियाँ बाहर खाई की ओर को खींच रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये छोटी तकनीकी चीज़ें हैं, स्वीकार करने में कहाँ है। विपक्ष के जो विरोध होता है या विपक्ष जिस चीज़ की ओर अंकित करता है, उसको अपनी बुराई के रूप में नहीं लेना चाहिए सरकार को, उसको सहयोग के रूप में, उसको सुझाव के रूप में अगर सरकार ले तो निश्चित ही हम कई लोगों की जान बचा सकते थे। ये फेलियर है। अंतरिम सरकार से लेकर 2017 तक, जिसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे सिडकुल का गठन से लेकर अनेकों फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण, कई इंस्टीट्यूट्स का निर्माण, हरीश रावत के टाइम पे दुग्ध में 4 रुपये का प्रति लीटर जो है अनुदान, उसके अलावा मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, मेरा गांव मेरी सड़क, अनेकों योजनाएं बने। और मुख्यमंत्री के रूप में विजय बहुगुणा जी ने, खंडूरी जी ने भी अनेकों काम किए। और कर्ज जो इस राज्य पे चढ़ा वो 35,000 करोड़ अंतरिम सरकार से 2017 तक। और 2017 में जब बीजेपी आती है, वहाँ से लेकर 2020 तक 70,000 रुपये का करोड़ का कर्ज। आज के दिन में उत्तराखंड 1,04,000 करोड़ के कर्ज में है। प्रत्येक नागरिक जो एक दिन का बच्चा है वो भी आज 95,000 करोड़ के 95,000 के कर्ज में है। लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर्स नहीं, अधिकारी 500 गुना कमाई के साथ दिख रहा है। भाई 6 साल तक किस सफेद पोस्ट नेता का, किन अधिकारियों का संरक्षण उसको प्राप्त था? कुंभ में घोटाला हुआ, पंत दंपति को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, लेकिन किन्होंने बिना कागजात के, बिना उसकी योग्यता के उसको वो कारोबार दिलाया, वो काम दिलाया, उन तक जांच नहीं पहुंच रही। आर्बिट्रेशन के मामले आए NS 74 में, PCS अधिकारियों को गिरफ्तारी, तहसीलदार को गिरफ्तारी। कहाँ गए वो DM, वो लोग जिनके संरक्षण में आर्बिट्रेशन बिना DM के नहीं होता, एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री धामी जी ने सत्ता संभालने के बाद ये कहा कि जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करेंगे और उसी का नतीजा है कि तमाम। अरे साहब, पहले जो हुआ उसका तो हिसाब किताब दे दो। भर्ती का इतना बड़ा घोटाला हुआ, 2 मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया आरोप लगाते हुए कि टेम्परिंग हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के स्टिंग आ गए, उसमें आज तक कार्रवाई नहीं। मैं खुद एज ए विधायक, मैंने विधानसभा की पीठ पे वो पेन ड्राइव और दस्तावेज देने का काम किया। आज तक उसके लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ कि उसकी सत्यता क्या है। कुंभ वाले का है, आज से पहले जो हुआ हो गया, अब आगे को हम ठीक करेंगे। ये कौन सी बात है? 56 घोटालों की आप बात करते थे, कहाँ हैं 56 घोटाले? क्यों नहीं जांच कर रहे? क्यों नहीं हम लोगों को जेल में डालते?
जिन अधिकारी, जिन विधायकों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, जिन मंत्रियों के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जब वो बीजेपी में गए उन्हीं को अपने यहाँ मंत्री लगा दिया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। बिल्कुल, इसी सवाल सारे के सारे मंत्री कांग्रेस के हैं। ये कौन सा बात है भाई? इसी सवाल पर मैं आना चाह रहा था किशोर जी, जो तमाम चीज़ें करण जी आप बता रहे हैं कि इसको सुनकर आपका कार्यकर्ता भी नाराज़ होता होगा, जनता में भी नाराज़गी होगी, क्योंकि वोट परसेंटेज आपका इस बार बढ़ा है लगभग 3.5 से 4%। लेकिन क्या वजह है कि आपके जो सिटिंग विधायक हैं वो भी बीजेपी के मुरीद नज़र आ रहे हैं? चुनाव के पहले भी कुछ लोग नज़र आ रहे थे, इस बार तो हरीश धामी जी ने मुख्यमंत्री जी को ऑफर कर दिया कि हमारी सीट से चुनाव लड़ जाइए। तो क्या ये एक चुनौती है आपको? बीजेपी से ज़्यादा ज़रूरत है लड़ने की अपने लोग जो भाजपा के मुरीद हैं, और हो सकता है मौका मिलने पर कुछ नया कदम उठा लें। जब चुनाव आता है या चुनाव के बाद की जो घटना होती है, 1-2 महीने एक टेम्परेरी फेज चलता है, फ्रस्ट्रेशन का, नाराज़गी का, वो हर पार्टी में होता है। बीजेपी में भी कई गुट हैं, अजय भट्ट जी का अपना गुट है, निशंक जी का अपना गुट है, अब धामी जी का एक नया गुट हो रहा, तो ये तो परिवार में चलता है, जहाँ बर्तन होंगे वो आपस में टकराएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि ऑल इज़ वेल। आज आप देखिए, कल हमने एक कॉल की थी, कोई विधानसभा ऐसी पूरे उत्तराखंड में नहीं मिलेगी जहां सत्याग्रह नहीं हुआ। कांग्रेस यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगी, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। फिर चंपावत में क्या हुआ? जो मुख्य चुनाव हुआ उसमें लगभग 4000 का अंतर था, लेकिन पूरे 4000 वोट भी नहीं मिल पाए उपचुनाव में। 92% मिले मुख्यमंत्री को वोट, और लगभग 5% निर्मला जी को। उन्होंने साफ तौर से कहा कि संगठन ने सपोर्ट नहीं किया। आपने बिल्कुल सही बात कहा। नहीं, उन्होंने अपना बाद में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि उनके शब्द ये नहीं थे, एक अखबार ने जरूर ये छापा। लेकिन एक चीज़ में ज़रूर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, रामपुर में क्या हुआ परसों? कई ऐसे बूथ हैं जिनमें 4000 का वोटिंग होना था, और वहाँ 15 वोट, 8 वोट, 7 वोट पड़े। इसको सारी आवाम जानता है कि क्या चल रहा है इस देश में। उसी तरीके से चंपावत में जिसने भी ये जीत डिज़ाइन की, थोड़ा गलतियाँ कर गया। क्या 2 घंटे के अंदर या 2.25 घंटे के अंदर काउंटिंग संभव है? मशीनें उतनी हैं, वोट इतना ही है, काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद उस मशीन का टेबुलेशन होता है, लिखा जाता है, उसमें कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। ये सामान्य जीत नहीं है। जिसने डिज़ाइन किया उसने गलतियां कर दी। 1 बजे बहुत गर्मी थी उन दिनों, 1 बजे से 3 बजे तक भीड़ नहीं थी, लाइट जाती है, एक भी सीसी से टीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। सुबह से हमारी कैंडिडेट चिल्ला रही कि 50% से ज़्यादा बूथों में हमारे जो एजेंट्स हैं उनको अंदर नहीं बैठने दिया, उनको भगा दिया। क्यों कार्रवाई नहीं की डीएम ने? और जो सीसी कैमरे बंद हुए उसका जवाब देगी बीजेपी कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में सीसी कैमरे बंद क्यों? उसी समय सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, जिस समय दोपहर में लोगों के भोजन का समय है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बात खाली कहना नहीं, क्योंकि हम हार गए, हमने हार को स्वीकार किया, लेकिन जिस तरीके से जीत को डिज़ाइन किया गया उसने गलती की है, और ये आने वाले समय में इतिहास में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन ये बात कह देना कि जीत डिज़ाइन कर दी गई, तो आप कितना भी संघर्ष करें सड़क पर, सदन में, अगर जीत डिज़ाइन हो रही तो उसको रोकने का भी तरीका आप ही को निकालना पड़ेगा। वरना अगर जीत वाकई डिज़ाइन हो रही है तो फिर कैसे 2024 और 2027 में आप कांग्रेस को उबारेंगे? विपक्षी दल लगातार इस चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो। लेकिन हम चौथे स्तंभ से भी इस बारे में चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे बीबीसी ने एक देश में की थी। बीबीसी ने एक देश के नागरिकों के कहने पे उस देश में मॉक पोल कराया ठीक चुनाव के बाद, और जो नतीजे निकले वो सबकी जानकारी में देना चाहता हूँ। वो जो रिजल्ट्स आए थे उसके बिल्कुल विपरीत थे। उस देश ने उसको स्वीकार करते हुए, क्योंकि वहाँ नेतृत्व ऐसा नहीं था जैसा हिंदुस्तान में, उन लोगों ने वापस, वो लोग बैलेट की ओर को आए और आज वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहा है। लेकिन जब एक सवाल इसी को लेकर पूछा जाता है कि जहाँ आप लोग जीतते, आप लोगों ने प्रचंड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल की थी, मतलब इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो नहीं थी, तो आप लोग जहाँ जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम कैसे अच्छी हो जाती है? फिर ये विरोधाभास जब आएगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें कहता हूँ, क्योंकि जो चालाक होता है ना वो कहीं ना कहीं दाने छोड़ता है। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रचंड बहुमत दिखता है, मुख्यमंत्री हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिखता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री हार जाते हैं। इस पर भी तो गौर कीजिए, आखिर ऐसा क्यों है? जिस मुख्यमंत्री के नाम पर उत्तराखंड में जीत हासिल होती है, वो मुख्यमंत्री अपने यहाँ भुवन कापड़ी से हार जाता है, पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति से। तो बीजेपी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम करती है, और लोगों में विश्वास हो इसलिए अपने मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री को हरा देती है। उसी तरीके से एक आध स्टेट दे दो, बाकी स्टेट उत्तराखंड में तो सीएम
हारते रहे, आपके भी सीएम हारे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि डिज़ाइन होता है हर चीज़ का, और आने वाले समय में चीज़ें बाहर आएंगी। आप कह रहे हैं कि डिज़ाइन होती चीज़ें पक्षपातपूर्ण है, विपक्ष की सरकार सुनती नहीं, और सरकार करे कि हम समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं, सबको समान तरीके से हम देखेंगे। आज 42 हाईकोर्ट के वकीलों ने, पूर्व जजेस ने लिख के एक दस्तावेज, ओपन दस्तावेज दिया है जिसमें उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने जो उत्तराखंड में हुए दंगे उसका भी जिक्र किया है और इस पर घोर आपत्ति। और मैंने भी प्रेस करके कहा था, हमारे यहाँ थारू रहते हैं, हमारे यहाँ बुक्सा रहते हैं, हमारे यहाँ जनजातियों में अनेक किस्म के उनके रूल्स रेगुलेशंस पुराने पौराणिक चले आ रहे हैं। उनके यहाँ ज़मीनों को खरीद फरोख्त की बिल्कुल मनाही है। एससी की ज़मीन हम एक बार को कुछ नियम कानूनों के तहत बेच और ख़रीद सकते हैं। आप एसटी की ज़मीन को ना बेच सकते ना खरीद सकते, केवल एसटी की ज़मीन एसटी ले सकता है। उनके यहाँ शादियों के नियम अलग हैं। उनके यहाँ ज़मीन पारिवारिक रूप से किसके नाम पे चढ़ेगी मृत्यु के बाद, इसके नियम अलग हैं। तो क्या इनकी एक रिसर्च हो गई है? क्या उनसे बातचीत हो गई है? और क्या ये स्टेट का सब्जेक्ट है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल वोट के लिए लोगों का समर्थन जताना, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए काम करना, स्टेट की और राज्य की और देश की चिंता ना करना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए अधिवक्ता जैसे लोग जो समाज के लिए चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनका सामने आना गैर राजनीतिक रूप से ये इंगित करता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो क्या ये बातें सरकार को आप लोगों ने आपत्ति जताई, क्या क्या खतरे हो सकते हैं? निश्चित ही बार बार हम लोग उनसे कह भी रहे हैं, हाउस में भी हमारे विधायकों ने इन बातों को रखा है, लेकिन सरकार है साहब, जो चाहे वो करे। आप ये कह रहे हैं कि सरकार है जो चाहे करे, तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि एकदम मनमानी है? बिल्कुल एकदम मनमानी है। कल की घटना, परसों की, एक महिला के संग रेप होता है, 6 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो जाता है। डॉक्टर्स जब उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, भावुक डॉक्टर्स हो जाते हैं, और सरकार के लोग कहते हैं कि साहब पुलिस की कमी है। किसकी कमी मानी जाएगी अगर प्रशासन की कमी है? अगर स्टेट की पुलिस की कमी है तो किसकी कमी मानी जाएगी? ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अगर आपने उस दिन, जिस दिन एक संगठन के बड़े पदाधिकारी के द्वारा मोलेस्टेशन का केस आया था, कार्रवाई कर दी होती, केवल उसको पद से आपने हटाया, सबने देखा 4 महीने बाद उसी पदाधिकारी को दूसरे स्टेट का प्रभारी बना दिया गया। एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगता है कि मेरी बेटी का बाप है, जैविक बाप है, कोर्ट आदेश कर देती है कि आप डीएनए टेस्ट कीजिए। कितने महीने हो गए इस मामले को? आप आज तक डीएनए टेस्ट कराने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं करी, ना प्रेशर कर रहे हैं। जिस अधिकारी ने राजनीतिक दबाव ना हो, इसके लिए उस अधिकारी ने उस केस को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, उस अधिकारी को आप हटा देते हैं। क्या मैसेज गया पुलिस के ऊपर? यही कि आपको कार्रवाई नहीं करनी है। तो मालिक जो कहेगा माथा तो वही करेगा ना। आज पुलिस के ऊपर दोषारोपण करके बीजेपी की सरकार बच नहीं सकती, तो सिस्टम में कमी आ गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भरोसा सरकार से उठ रहा है, और स्ने एक दिन के आंदोलन से या एक दिन कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी के खिलाफ जब माहौल बनना शुरू होता है और हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, ये हर व्यक्ति को, हर सरकार को समझना चाहिए। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो एक सैन्य राज्य कहा जाता है। औसतन लगभग हर परिवार से सैनिक मिल जाते हैं, जो बच्चे हैं वो सेना में जाते हैं। अग्निपथ योजना लेकर आई है सरकार। उसका कहना है कि अच्छे सैनिक मिलेंगे, इसके साथ ही साथ रोजगार के नए माध्यम बन जाएंगे, स्किल्ड युवा हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस सीधा विरोध कर रही है। तो बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक विरोध है, लेकिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर कहाँ पर आप दिक्कतें देख रहे हैं अग्निपथ में? देखिए, अग्निपथ योजना को बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए लाया जा रहा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, पहला परमवीर चक्र उत्तराखंड में मिला। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है। शायद ही कोई घर, गांव ऐसा होगा जिसमें एक कर्नल साहब रिटायर्ड, एक सूबेदार साहब, एक मेजर साहब, एक आध लांस रैक नायक ना मिलते हों। हमारे गांव की इकोनॉमी का 50% से ज़्यादा हिस्सा फौज की तनख्वाह और फौज की पेंशन से आता है सर। ये तो एक मार है। दूसरा, जब हमारे गांव में ट्रेडिशनली भी देखने में आता है, जब
कोई बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में पहली बात ये आती है कि मुझे अपने पिता की जैसी वर्दी पहननी है, उन्हीं के जैसे छाती में मेडल, उन्हीं के जैसे स्टार्स मेरे कंधे में होंगे, ये सपना लेके बच्चा। और आप हाई स्कूल के बाद आप देखेंगे बच्चे सड़कों में दौड़ते हुए मेहनत करते हुए दिखाई देते कि फ़ौज में भर्ती होना है, उनका सपना टूटा है। और आज बीजेपी का IT सेल और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि साहब इतने लोगों ने आवेदन कर दिया, ये बहुत अच्छी योजना है। ऑप्शन क्या है? बच्चे का ऑप्शन क्या है? जब आप नौकरी नहीं देंगे, आप यहाँ देहरादून में ज़रा घंटा घर पे खड़े हो जाइए, रिस्पना पुल पे खड़े हो जाइए, सैकड़ों मजदूर खड़े रहते हैं, सुबह की एक दिन की रोटी मिल जाए, काम मिल जाए, कोई हमको उठा के ले जाए, काम दे दे और रात की रोटी खा ले। जिस देश में अभी शाम की रोटी और सुबह का भरोसा नहीं है भोजन का, उस देश में इतनी बेरोजगारी आपने बढ़ा दी है कि बच्चे को 4 साल 2 साल जो मिलेगा जाएगा, लेकिन सोचना यह है कि 4 साल बाद वो करेगा क्या? देश का चौकीदार 72 साल का और देश का युवा 21 साल में रिटायर हो जा रहा है, इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या होगा? राष्ट्र की सीमाएं खतरे में हैं। चाइना ने 74 किलोमीटर आपके भूमि में कब्जा कर रखा है। आपकी भूमि में आप ही प्रेस और मीडिया के साथ ही दिखाते हैं, पुल बन गए 2-2 पिछले 2 महीने में। हमारी ज़मीन में गांव बसा दिया चाइना ने, आप कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और हद तब हो गई जब 3 दिन पहले ये पता चला कई हेक्टेयर ज़मीन में नेपाल जैसे देश ने कब्जा कर लिया। SSB कार्रवाई करना चाहती है, मोदी जी ने उसको रुकवा दिया, कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। कई उदाहरण है हमारे पास। हमारे रशिया में देख लीजिए, आज यूक्रेन से झगड़ा हो रहा है, 10 दिन की लड़ाई, 15 दिन की लड़ाई, 20 दिन की बता रहे थे। महीनों गुजर गए, अनट्रेन्ड सैनिक हैं, कब्जा नहीं हो पा रहा, यूक्रेन को काबू में नहीं लिया जा पा रहा है उसके द्वारा। और जब चीन हमारी भूमि में कब्जा कर रहा है, नेपाल जैसा देश हमारी भूमि में कब्जा कर रहा है, उस समय आप सैनिकों के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। जनरल बख्शी का जिक्र करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में। हर डिबेट में ऐसा लगता था वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो आके बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं। आज तो उन्होंने भी कह दिया कि आपने इकोनॉमी को डुबा दिया और इकोनॉमी को संवारने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, फौज के संग इसके लिए साहब एक्सपेरिमेंट ना करें। ये जनरल बख्शी का स्टेटमेंट है। कई रिटायर्ड मैं यहाँ लाया था, मैं अगर आप कहें तो मैं एक एक करके पढ़ के सुना दूँ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल, रिटायर्ड सूबेदार, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कई लोग अधिकारी जो फौज से रिटायर हो गए, जिन पर अब सरकार का दबाव नहीं है, वो इस योजना के विरोध में बात कर रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता बन्ना सिंह कह रहे हैं कि ये गलत है, भारत की सेना के संग गलत हो रहा। कई अधिकारी जिनसे मैं संपर्क में, वो कह रहे हैं भाई साहब ये हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है 1 साल बाद रिटायर होना है। जब एक फौजी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना कि एक फौजी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फौजी बनने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। आप 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको पूरा फौजी बनाने की बात करें, कैसे हो जाएगा? संभव है? जिसको ये पता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा, वो राष्ट्र के लिए, जिसको ये पता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जान देगा। आप सोचिए ना उसकी मनोस्थिति क्या होगी। राष्ट्र के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान देता था अपने जीवन का, वो व्यक्ति को पता होता था कि मेरी मृत्यु होगी, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। उसको पता होता था कि बची भी जितनी उसकी लाइफ है, उसकी जो सर्विस है, उसकी पूरा पेमेंट जो है उसकी फैमिली को होगा। उसको पता होता था कि मेरी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी, उसको मेडिकल सुविधाएं पूरी जिंदगी भर मिलेंगी, उसको कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए वो निश्चिंत होकर अपनी जानों की आहुति देश के लिए, भारत माता के लिए देता था। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रतिबद्धता में थोड़ी सी निश्चित ही राष्ट्र खतरे में। और इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा अरविंद मायाराम जी का, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, रिटायर्ड हैं। उन्होंने जिक्र किया है पंजाब का। उन्होंने कहा कि 35 साल का जब नौजवान रिटायर हो जाता है, जिसका प्रमोशन नहीं होता, उन लोगों का नशेड़ी बना के, उनको नशे में डालकर पंजाब में गलत इस्तेमाल किया गया, उनको आतंकवाद के रास्ते में लाया गया। जब 21 साल का नौजवान जो बंदूक चलाना जानता है, दुनिया भर के वेपन्स चलाना जानता है, ट्रेंड है, जब उसको लगेगा उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उसको हम नौकरियां नहीं दे पाएंगे, उसको हम उसका भविष्य नहीं दिखा पाएंगे, अगर वो गलत हाथों में खेलेगा, उस दिन क्या हम उसको काबू कर पाएंगे? हमारी आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। इस ओर को उन्होंने, मेश्राम जी ने अपनी बात में कहा। जब रोजगार की बात हो रही तो उत्तराखंड में पलायन कैसे रोके, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या सुझाव है? क्योंकि पलायन सब ने रोकने की कोशिश की, आपकी सरकारें, आपने भी रोकने की कोशिश की, बीजेपी भी दावा करती है कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे रोकेगा? इस मंच में मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। नेता केवल भाषणों में पलायन रोकने की बात करते हैं। कौन सा ऐसा ठोस कदम उठाया गया जिससे पलायन रुके? ये नाराजगी वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मैं करण मेहरा, उत्तराखंड के
व्यक्ति की हैसियत से इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं खुद को भी इसमें दोषी पाता हूँ। कौन सा कदम उठाया पलायन रोकने के लिए? हम देहरादून बैठ के, हम दिल्ली बैठ के, हम बड़े शहरों में बैठ के पलायन रोकने की बात करते हैं। हमने खुद अपने घर धारचूला से आके देहरादून बना लिया है, दिल्ली बना लिया, हल्द्वानी बना लिया है। और मैं गांव के आदमी से, जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, मैं उससे कहता हूँ तू गांव में रह, पलायन मत कर। मैं खुद पलायन कर रहा हूँ। हमको कहने का क्या अधिकार है? खाली भाषणों में ये कहना कि पलायन नहीं होना चाहिए, पलायन को रोकना है, उससे पलायन नहीं रुकेगा। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव तक पहुंचनी चाहिए, अच्छी सड़कें गांव तक पहुंचनी चाहिए, उनके बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा। अधिकारी कर्मचारियों को हम कहते नहीं रहते, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का हमने सिस्टम डेवलप नहीं किया है। तो हमारे को पहले बेसिक जो नीड्स हैं उनको गाँव तक पहुँचाना होगा, गाँव को डेवलप करना होगा, उनका विकास करना होगा, तभी हम पलायन को रोक सकते हैं। अन्यथा कोई ताकत नहीं है। नेताओं को पहले पलायन छोड़ना पड़ेगा, अधिकारियों को पलायन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके गांव में पलायन रुकेगा। अगर नेता को या किसी अधिकारी को या पैसे वाले को या अधिकारी को उसका बच्चा किसी एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में शहर में आके पढ़े, उसके परिवार शहरी सुविधा का लाभ ले सके, तो गांव वाले को अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आप गांव को अगर उतना फैसिलिटेट करेंगे, उनको वो सुविधाएं देंगे, तो गांव में पलायन रुकेगा, गांव के लोग गांव में रुकेंगे। यहाँ बैठ के मंचों में बैठ के अगर हम कहें पलायन रुक जाएगा, तो पलायन रुकने वाला नहीं है। तो क्या यही वजह थी कि कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि इस बार जो सत्र हुआ वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में कर दिया? कम से कम एक सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। 100 दिन के फेलियर में मैं इसको भी गिनता हूँ सर। एक कांग्रेस थी जिसने, जब वहाँ सुविधाएं नहीं थी, भवन नहीं था, टेंट में वहाँ अपना पहला अधिवेशन किया हरीश रावत जी की तरफ। और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और आज वहाँ तमाम किस्म की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधा है, वहाँ सुंदर सा आपका भवन बना है जिसमें विधानसभा चलती है। तो वहाँ सत्र से बचा गया इस बहाने से कि इस बार चारधाम यात्रा चली। चारधाम यात्रा तो हर वर्ष चलेगी, ये एक साल का तो काम है नहीं। तो उस बहाने से आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और मैं अभी हाल में कुछ दिन पहले गैरसैंण से गुजरा था, जोशीमठ गया, उसके बाद गैरसैंण से गुजरा, तो वहाँ दुकानदार जो छोटे मोटे कारोबार करते ढाबे हैं, वो लोग भी कह रहे थे कि साहब अब चाय और समोसा बेच के काम चल रहा है। हम सोचते थे कि सत्र चलेगा तो हमारे 2-4 महीने की जो है इनकम हो जाती थी, वो अब नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे। हम चाहते थे कि राज्य का गठन जिन वजहों से हुआ, उत्तराखंड आंदोलनकारी, उसमें महिलाएं भी थी, पत्रकार भी थे, उसमें नेतृत्व भी था, सब लोग ने इसने मांग की कि लखनऊ के लोग लखनऊ में बैठ के नीतियां बनती, वो हमारी टोपोग्राफी से वाकिफ़ नहीं है, उनको हमारी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ हमारे जो कल्चरल वो हैं उसके बारे में उनको पता नहीं है, हमारी नीड्स के बारे में पता नहीं, इसलिए राज्य गठन की मांग उठी। लेकिन वो सब चीज़ें तो कौन हो गया? आज जैसे लखनऊ से चल रहा था वैसे देहरादून से चल रहा। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि नीतियां तब बनती हैं जब सदन में, सत्र में चर्चाएं होती हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या आप ये मानते हैं कि ये भी चिंता का विषय है कि एक दौर था जब 60-60 दिन विधानसभा या संसद बैठती थी, और आज का दौर है किसी भी पार्टी की सरकार हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन सत्र चलता है, उसमें भी 2 दिन हंगामे गुजर जाते हैं और श्रद्धांजलि तक ही मामला सीमित हो जाता है, सारे विधेयक ऐसे पास हो जाते हैं। आपको लगता है कि सत्र कहीं भी हो लेकिन उसका अवधि बढ़नी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तभी सार्थक है राजनीति? निश्चित ही विधानसभा जब चलेगी तभी जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठ पाएंगे। और इस विधानसभा सत्र में आपने देखा होगा कि जहां प्रथम बार जो विधायक बने उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जो मंत्रीगण हैं वो असहज दिखे, और एक आध मंत्री तो लगातार ये कहते हुए पाए गए कि भाई मैं लिखित में जवाब भेज दूंगा। तो ये तैयारी की कमी या सत्र को बहुत गंभीरता से ना लेना हो। दूसरा, पिछली सरकार थी उस समय आपने देखा होगा कि एक बात बहुत ज़ोर शोर से उठती थी प्रेस में, मीडिया में और यहाँ तक कि सदन में, कि सोमवार को सदन चलना चाहिए। उसके मर्म को कोई नहीं समझा। सोमवार को सदन चलने का मतलब है कि मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के बारे में चर्चा हो सके। सोमवार के दिन केवल 3 दिन सत्र चला पूरे 5 साल में, और उस 3 दिन में 2 दिन वो 2 दिन थे जिस दिन कंडोलेंस होती, जिस दिन प्रश्नकाल नहीं होता। और मुझे उम्मीद थी कि इस बार जब बजट सत्र होगा इसमें सोमवार के दिन भी सत्र चलेगा और मुख्यमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनमें चर्चा हो पाएगी। वो चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि सोमवार के दिन सदन फिर नहीं चला। तो इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। विपक्ष का काम प्रश्न उठाना है, विपक्ष का काम है जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। सरकार ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार ने उठाए हुए प्रश्नों को सुझाव के रूप में लेना चाहिए
केवल विरोध के रूप में उसको नहीं लेना चाहिए। जिस दिन सरकार का एटीट्यूड चेंज होगा कि भाई विरोध हो रहा है कि इसके पीछे क्या है, एक तय कार्यक्रम हो कि भाई ये चीज़ें उठी हैं तो इसका क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी ले, तो निश्चित ही राज्य को भी लाभ होगा और राष्ट्र को भी लाभ होगा। बिल्कुल, यानी कि सरकार का एटीट्यूड चेंज करना है। मंत्री जी भी हमारे बीच आ गए हैं, तो सरकार का एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? संगठन में कुछ बदलाव दिखेंगे? हमारा काम तो जोर शोर से विरोध करना है साहब। हाथी पे अंकुश लगाना जरूरी होता है और विपक्ष का काम अंकुश लगाना है। ये सरकार, जो समझदार नेतृत्व होता है, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी जी थे, चाहे यूपी की सरकार में आप बनारस दास गुप्ता जी को ले लीजिए, चाहे सीबी गुप्ता जी को ले लीजिए, चाहे अन्य लोगों को ले लीजिए, जिन्होंने समझदारी से विपक्ष की बातों का संज्ञान लेते हुए सुधार करा, वो लंबे चले, उनका भविष्य उज्जवल रहा। और जिन लोगों ने अहंकार में रह के विपक्ष की बातों को केवल विरोध के रूप में लिया और अहंकार में लिया, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। बिल्कुल, तो अंकुश लगाने की तैयारी है और ज़रूरी भी है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होकर अंकुश लगाए, ताकि प्रदेश और देश का जो विकास है होता रहे, सम्मान बढ़ता रहे। बहुत धन्यवाद करण जी, हमारे साथ आप जुड़े और महाधिवेशन का हिस्सा बने आप। मैं खुद को बुलाए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और एक बात का दुख प्रकट करते हुए कि आज अगर मदन कौशिक जी यहाँ होते तो इस डिबेट में ज़्यादा मज़ा आता, और मदन कौशिक जी का नहीं होना मुझे खला है। धन्यवाद सर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।